हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, है ना। पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको पुष्प की संरचना बताया है और उसमें आपको मैं ये कोरोला और कैलिक्स का जो ट्विस्टिंग है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसके बारे में हमने बात किया था कि इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है ना। उसके बाद ट्विस्टेड है, फिर इम्ब्रिकेट है, वेक्सिलरी है, और ऐसा ही एक होता है क्विंक्विंशियल। यहाँ पर हम लोग थे, उतने में हमारी लाइट गुल हो गई थी, बोर्ड बंद हो गया था तो हमने बंद कर दिया था क्लास। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था वेलवेट में कि सभी जो पेटल्स हैं अलग अलग थे। इसमें ट्विस्टेड में एक के ऊपर एक चढ़े उतरे हैं, इसमें एक बाहर है एक अंदर है, 3 ट्विस्टेड है, और ये वेक्सिलरी जिसको मैं बता रहा था आपको मटर के में है। और वैसा ही एक होता है क्विंक्विंशियल, जो इसमें नहीं दिया है क्विंक्विंशियल। इसमें आप इम्ब्रिकेट को समझिए, जैसे इसमें एक अंदर एक बाहर है, 3 ट्विस्टेड हैं। क्विंक्विंशियल में 2 अंदर हैं, 2 बाहर हैं और 1 ट्विस्टेड है, वो क्विंक्विंशियल होता है। तो इतना सारा जो है इसमें एस्टिवेशन है, विन्यास है, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं पुमंग। देखिए, जैसे आप ये पुष्प देखते हो, ठीक है, तो पुष्प में ये जो नर जननांग हैं इनको हम पुमंग कहते हैं। एक एक को हम पुमंग कहेंगे, जिसको इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो बहुत सारे को मिल करके हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोशियम। मतलब ये है कि आप इसमें स्टेमेन्स भी कह सकते हो और चाहे तो एंड्रोशियम भी कह सकते हो। एंड्रोशियम, पुंकेसर मतलब एक से ज़्यादा पुमंग वहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम इसकी संरचना भी देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले संरचना ही देख लेते हैं। तो एक जो पुमंग है उसमें इस तरह से होता है परागकोश, जिसको हम एंथर कहते हैं, है ना। परागकोश या एंथर, ये लिखा है परागकोश। लेकिन ये 2 एंथर लोब में, यानी कि 2 पालियों में बटा रहता है, तो बाइलोब्ड कहलाता है, द्विपालिक कहलाता है, ठीक है। और हर पाली के अंदर 2 परागकोश होते हैं, ठीक है। ये परागकोश 2 होते हैं इसके अंदर, जिससे परागकण बनते हैं। देखिए, एक पुमंग है, पुमंग 2 लोब में बटा हुआ है, जिसको एंथर लोब कहते हैं, है ना, पुमंग पाली कहते हैं। और हर पुमंग पाली में 2 परागकोश होते हैं, जिसमें परागकण बनते हैं। उसके बाद नीचे एक तंतु होता है, जिसको फिलामेंट कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर संयोजक होता है, जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो इतने भाग का बना हुआ है पुमंग, ठीक है। पुमंग पुंकेसरों से मिलके बनता है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैं आपको बता देता हूं। पुंकेसर पुमंगों से मिलके बना होता है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि एनसीईआरटी में कम से कम 100 से ज़्यादा गलतियां तो हम छाट चुके हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे बायोलॉजी आती है उसके आधार पर हमने ये गलतियाँ छाटी हैं, ठीक है। पुंकेसर पुमंगों से मिलके बनता है। प्रत्येक पुंकेसर या पुमंग जो फूल के नर जननांग होते हैं, एक तंतु और एक परागकोश का बना होता है। तो एक्चुअली ये शब्द गलत लिख दिया है यहाँ पर भी। एक्चुअली ये एंथर है, एंथर, ठीक है। अब एंथर की हिंदी एग्जैक्टली क्या है इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको, परागकोश का मतलब तो पॉलन चैक होता है, जो इसके अंदर 2 पॉलन चैक हैं, उसको हिंदी में परागकोश कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पूरी संरचना है इसको हम एंथर कहते हैं। 2 एंथर लोब में बटा है और हर एंथर लोब में 2-2 परागकोश हैं, जो पॉलन शैक कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक एंथर, यहां पर फिर से एंथर लिखेंगे, प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। अब बताओ यार, यहां पर भी परागकोश लिखा है, यहां पर भी परागकोश लिखा है, ठीक है, कि यहां पर षटकोण कशा है, यहां पर सलजम कशा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत ही लिखा है। ये वाला परागकोश एक्चुअली गलत ही लिखा है, ठीक है। इसका हिंदी कुछ और होता है एंथर का, ठीक है। अब 2 परागकोश अंदर में है हर एक एंथर लोब के, और इसी के अंदर परागकण बनते हैं, ठीक है। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं, इन्हें स्टेमिनोड्स कहते हैं। स्टेमिनोड्स, नॉइड नहीं होता, स्टेमिनोड होता है, स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिन और स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है वे पुंकेसर जिसमें पॉलन ग्रेन या परागकण नहीं बनते हैं, ठीक है।
पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दललग्न या एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। अब देखिए क्या लिखा है, आपको पता है ना, जैसे ये पुष्प है, पुष्प में ये कैलिक्स है, ठीक है, फिर ये कोरोला है, फिर ये एंड्रोशियम है ना, फिर गाइनोशियम है। तो देखिए ये जो ये है एंथर है, स्टेमेन है, पुमंग है, वो आपस में भी जुड़ा हो सकता है, 2 3 4 जो है जुड़े हो सकते हैं, या फिर बाहर कोरोला से जुड़ा हो सकता है, या अंदर गाइनोशियम से भी जुड़ा हो सकता है। अगर वो आपस में जुड़े हैं और बंडल बनाते हैं तो उन्हें एडेल्फस कहते हैं। एडेल्फस, मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, कितने बंडल बनाते हैं आपस में मिलकर, बंडल बनाते हैं तो एडेल्फस, एक बंडल तो मोनोएडेल्फस, 2 बंडल तो डाईएडेल्फस, 3 बंडल तो ट्राईएडेल्फस या पॉलीएडेल्फस, ऐसा आपस में बंडल बनाए तो। लेकिन हो सकता है कि वो बाहर के कोरोला से जुड़ा हो, ऐसे कोरोला से निकलता हुआ दिखे, ऐसा जुड़ा रहता है। तो कोरोला से जुड़ा हुआ है तो इसे, कोरोला को हिंदी में क्या कहते हैं, दल, और दल से लग्न है, जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे दल लग्न, है ना, एपीपेटलस, पेटल से जुड़ा है तो एपीपेटलस, ठीक है। और मान लो पेटल सेपल नहीं है, आपने वहां पर देखा था एक पेरियंथ होता है जिसमें टेपल होता है, कहां पर, लिलियेसी फैमिली में, प्याज में। प्याज में कैलिक्स कोरोला अलग अलग समझ में नहीं आते, न हरे हैं न कलर हैं, वो सफेद सफेद, तो हम उन्हें पेरियंथ कहते हैं, उसके एक एक लीफ को अपन कहते हैं टेपल। तो अगर टेपल है और उससे जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे एपीटेपलस या एपीफाइलस। एपीफाइलस ज़्यादा कॉमन टर्म है, तो पेटल से जुड़ा हुआ है तो एपीपेटलस या दल लग्न, और अगर टेपल से जुड़ा हुआ है, उसकी जगह टेपल है, अगर सेपल के जगह, सेपल पेटल की जगह, और टेपल से जुड़ा है तो एपीटेपलस या एपीफाइलस कहते हैं। और अगर ये अंदर के गाइनोशियम से जुड़ा है तो इसे हम गाइनेंड्रस कहते हैं। गाइना फ्रॉम फीमेल, एंड्रस फ्रॉम मेल, तो मेल फीमेल अंग जुड़ गए तो इसे हम कहेंगे गाइनेंड्रस, ठीक है। तो इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तो यही लिख रहे हैं, देखिए कि जब पुंकेसर दल से जुड़ता है तो दल लग्न या एपीपेटलस कहते हैं, लेकिन अगर ये परिदल पुंज यानी कि पेरियंथ से जुड़ता है, टेपल से जुड़ता है, तो उसे परिदल लग्न या एपीफाइलस कहते हैं। जैसे लिली में, प्याज में, लहसुन में, इनमें होता है। इनमें सेपल पेटल नहीं होता, टेपल होता है, जिसको परिदल पुंज कहते हैं। फूल में पुंकेसर मुक्त बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि पुंकेसर आपस में भी जुड़े हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर पुंकेसर अलग अलग हैं एक दूसरे से, जैसे अभी मैंने बनाया था अलग अलग हैं, तो हम उसे कहेंगे बहुपुंकेसरी या पॉलीएंड्रस। इंग्लिश में कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब अलग अलग, एंड्रस मतलब नर जननांग। तो जो नर जननांग अलग अलग हैं तो बहुपुंकेसरी। लेकिन अगर वो आपस में गुच्छा बनाते हैं जुड़ करके, उनके फिलामेंट नीचे से जो तंतु है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एक गुच्छे बना लेते हैं। तो गुच्छा बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, तो इसको एक संघी कहते हैं, मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस एक संघी कहते हैं, जैसे गुलहड़ में है। गुलहड़ जिसको आप चाइना रोज कहते हो, ऐसे लाल रंग का जो फूल है जिसको देवी माता में चढ़ाते हो, जिसको मदार भी कह देते हो आप लोग, उसमें आप देखोगे तो सारे पुंकेसर के जो वो है फिलामेंट है वो आपस में जुड़े रहते हैं। ऊपर जाकर के जैसे ऐसे जुड़ करके ऐसे एक ट्यूब बन गया ना, इसके ऊपर में जाके फिर वो ऐसे ऐसे उसके एंथर अलग अलग दिखेंगे आपको, लेकिन नीचे का फिलामेंट जुड़ा हुआ है, एक बंडल है इसमें। तो इसे हम गुलहड़ में देख सकते हैं। 2 बंडल रहता है मटर में। तो मटर में कैसा रहता है पता है, जैसे एक बंडल ऐसा है जिसमें 9 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बंडल में, और एक अकेला रहता है ऐसा। तो 9+1 ऐसा कंडीशन लिखते हैं इसको मटर में, मतलब 9 पुंकेसर आपस में जुड़ के एक बंडल और एक अलग से रहता है, ठीक है, ऐसा है। ध्यान रखेंगे, कई बार आपको जिंदगी में महसूस होगा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अकेला चलता है एक दिन उसके पीछे काफिले चलते हैं, और जो अकेले चलता है उसी की पहचान बनती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, हमने कहा कि 9 एक साथ रहते हैं, एक अकेला है, तो हमने उसे एक अकेले को अलग से पढ़ा, ठीक है। तो अकेला रहना सीखिए, ज़्यादा भीड़ में रहोगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी, ठीक है।
2 बंडल है तो द्विसंघी, है ना, डाइएडेल्फस मटर में। उससे अधिक है तो बहुसंघी यानी पॉलीएडेल्फस। जैसे साइट्रस, साइट्रस होता है नींबू, इसमें 1 से ज़्यादा बंडल। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती, जैसे साल्विया तथा सरसों में। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो 4 पुंकेसर हैं, ठीक है, 2 पुंकेसर लंबे हैं और 2 थोड़े छोटे हैं, ठीक है। और यह ऐसा भी हो सकता है कि 4 लंबे हों, ठीक है, और 2 छोटे हों, ऐसे 2 कंडीशन हो सकता है। तो 2 बड़े 2 छोटे हैं तो इसे हम कहते हैं डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी, हर चीज़ का हिंदी बताना पॉसिबल नहीं भाई, है ना, समझ रहे हैं आप। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहा हूँ उसकी हिंदी बताना मेरे लिए भी मुश्किल है थोड़ी सी। 2 बड़े 2 छोटे रहेंगे तो डाइडाइनेमस, ठीक है, डाइडाइनेमस, ठीक है। और अगर 4 बड़े 2 छोटे हैं तो टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस ऐसा है। डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है। साल्विया, सरसों, इनमें ऐसा देखने को मिलता है। सरसों में 2 छोटे 2 बड़े और साल्विया में 4 बड़े 2 छोटे। अब आ जाती है जायांग। देखिए जायांग का मतलब है एक, ठीक है, इसको इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो बहुवचन है वो है स्त्रीकेशर, स्त्रीकेशर, जिसको अपन इंग्लिश में गायनोशियम कहते हैं, गायनोशियम हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज देखा कि जब पुमंग 1 से ज्यादा होते हैं तो ज्यादातर वो अलग अलग रहते हैं, और नहीं तो कम से कम एंथर तो अलग अलग हो ही जाते हैं ज्यादातर में। लेकिन गायनोशियम के साथ ऐसा नहीं होता। अगर 1 से ज्यादा कार्पेल किसी फ्लावर में है तो ज्यादातर फ्लावर में वो सभी कार्पेल मिल करके आपस में संयुक्त होकर के एक ही बन जाती है, एक ही हो जाती है। तो आपको ज्यादातर पुष्प में एक ही गायनोशियम, एक ही कार्पेल देखने को मिलेगी। लेकिन उसका टीएसवीएस काट करके हम स्टडी कर सकते हैं, या जब वो डेवलप होती है तब की स्टडी कर सकते हैं कि वो हो सकता है 4 या 5 से मिलकर बनी हो, या 3 से मिलकर बनी हो, या 2 से मिलकर बनी हो, ठीक है। लेकिन वो बाद में एक हो जाती है जुड़ करके, ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर इसकी हम संरचना देखें तो इस टाइप की संरचना होती है, जैसा आपको पता है गायनोशियम की। ऊपर में होती है स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। उसके बाद एक लंबी नली जैसे होती है जिसको वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं, और नीचे ये होती है ओवरी यानी अंडाशय, और इसके अंदर होती है बीजांड जिसको ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर बीजांड, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर अंडाणु बनती है। इस अंडाणु के निषेचन से भ्रूण बनता है। ये जो है अंडक, जिसको अपन ओव्यूल कह रहे थे, इसके से सीड बनता है, और ये जो अंडाशय है इससे फ्रूट बनता है, ठीक है। अंडाशय से फ्रूट, ये ओव्यूल से सीड, और एग से एम्ब्रियो बनती है। जायांग फूल के मादा जननांग होते हैं, 1 या अधिक अंडप से मिलके बने हो सकते हैं, ठीक है। अंडप के 3 भाग हैं। देखिए अब ये अंडप कह रहा है हिंदी में, अंडप कहने की बजाय हम इसको जायांग कहेंगे। अंडप तो इसके अंदर ये ओव्यूल होता है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जायांग के 3 भाग हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। बीच वाला पार्ट वर्तिका, ऊपर वाला वर्तिकाग्र, अग्र मतलब शुरू में, और अंडाशय, ठीक। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ है, ये तो दिख रहा है आपको, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है, ठीक है। प्रायः वर्तिका की चोटी पर वर्तिकाग्र होती है ना, और परागकण को ग्रहण करती है। ये भी ठीक है, यहीं पर परागकण होते हैं यहीं से फिर पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बन के फर्टिलाइज होती है। प्रत्येक अंडाशय में 1 या अधिक बीजांड होते हैं, ठीक है। ये बीजांड शब्द एकदम सही लिखा है अभी, कि जो ओव्यूल होती है इसी से बीज बनेंगे। तो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे पपीता है, मटर है, इसमें 1 से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, इसलिए 1 से ज़्यादा बीज वहाँ पर बनते हैं निषेचन के बाद। बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये बीजांडासन नीचे में प्लेसेंटा, इससे जुड़े होते हैं। जब 1 से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक पृथक हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में इन्हें व्युक्त अंडापी या एपोकार्पस कहते हैं। अब समझ लीजिए, देखिए जैसे कि ये पुष्प है, ठीक है। इस पुष्प में अगर 1 से ज़्यादा जायांग हैं
ठीक है, एक से ज़्यादा जायांग हैं इस तरह से, और ये अलग अलग हैं, तो हम इसे कहेंगे एपोकार्पस या वियुक्तंडापी। वियुक्तंडापी, ये देखो वियुक्तंडापी, एपोकार्पस अलग अलग है तो ठीक है। लेकिन अगर ये आपस में जुड़ के एक हो गए तो हम उसे कहेंगे संयुक्तंडापी या युक्तंडापी, एक हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा ज्यादातर में ऐसा देखने को मिलता है। सिनकार्पस अलग अलग है, युक्तंडापी एपोकार्पस, एक हो गए तो युक्तंडापी या सिनकार्पस। अलग अलग वाले आपको किस में मिलेंगे? गुलाब में, कमल में। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, पुष्प में जितने भी ये जायांग होंगे, जितने भी अंडाशय होंगे, उतने सारे फ्रूट बनेंगे, उतने सारे फ्रूट बनेंगे। और वो फ्रूट छोटे छोटे फ्रूटलेट के तौर पे मिले हो सकते हैं। आपने कभी कमल का शीड खाया होगा, जिसको हम पोखरा कहते हैं, अगर आप खाए होंगे तो इसे हरे हरे कलर का होता है ना कमल में। तो आप उसमें से एक एक पार्ट को जो निकाल निकाल के ऐसे छिल के खाते हो, कमल गट्टा जिसको बोलते हैं अपन, वो एक एक फ्रूट है। ठीक है, तो एक एक फ्रूट अलग अलग क्यों बना उसमें? क्योंकि एक पुष्प के अंदर अलग अलग गायनोशियम थे, अलग अलग गायनोशियम से एक एक फ्रूट बना जो छोटे छोटे पार्ट के रूप में लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूं, है ना, लोटस फ्रूट। तो आपको शायद समझ में आएगा कि कभी आपने खाया है तो आपको ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए, इस फल को आप खाए होंगे, ये कमल का फल है। ठीक है, अब देखिए मैं ये सब चीज़ ऐसे इसलिए दिखाता हूँ कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा मुझे, नहीं तो मैं वीडियो एडिट करके सब चीज़ को उसमें डाल के आपको दिखाता, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है। जैसे ये वीडियो बनता है मैं अपलोड कर देता हूँ एज इट इज़, और कोई एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे, तो इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। अब ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाले कृपया मेरे फ्रंट रिकॉर्ड वाले, कैमरा रिकॉर्ड वाले देख लेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें जो एक एक पार्ट निकाल के खाते हो, अगर आप कभी खाए होगे, तो एक एक फ्रूट है। वो एक एक फ्रूट अलग अलग क्यों बना? क्योंकि इसका जो अंडाशय है, ये जो जायांग है, ये अलग अलग थे। ऐसे आपने सीताफल खाया होगा, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, उसका भी एक एक ऐसे निकाल निकाल के जो आप खाते हो, वो भी एक एक फ्रूटलेट है, एक एक फ्रूट है, वो उसके अंदर एक एक शीड होता है, आप देखे होंगे। तो तब पॉसिबल है जब एक फ्लावर के अंदर अलग अलग अंडाशय हो। लेकिन ज़्यादातर पुष्प में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर पुष्प में वो सभी मिलके एक ही हो जाते हैं, एक एक जायांग हो जाती है युक्तंडापी, तब उसके अंदर एक ही फ्रूट बनेगी। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं, ये तो आपको मैंने बताया। ठीक, अब देखिए बीजांडन्यास। बीजांडन्यास का मतलब क्या हुआ? ये जो अंडाशय है, इसके अंदर जो ओव्यूल हैं, बीजांड, वो जो है इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी दीवार में कैसे जुड़े हुए हैं, तो देखिए क्या क्या है। पहला है इसमें मार्जिनल, जिसको अपन सीमांत कहते हैं। तो ऐसे किनारे किनारे जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये तब पॉसिबल है जब एक ही जायांग थी, अलग अलग जायांग के मिलने से नहीं बनी, एक ही जायांग थी उसमें शुरू से, और उसके अंदर एक ही चेंबर है, चेंबर को लोक्यूल कहते हैं। देखिए अंडाशय जो है, ऐसा आपने देखा ना, ऐसा इस अंडाशय के अंदर एक ही चेंबर है या दो चेंबर है या चार चेंबर हैं, ऐसे चेंबर को लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल। जैसे देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको एक ही चेंबर दिख रहा है, देखिए, लेकिन इसके अंदर तीन चेंबर दिख रहे हैं, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक चेंबर है, समझ रहे हैं आप? इस चेंबर को लोक्यूल कहते हैं। तो पहला है सीमांत, मार्जिनल, ये मटर में आपको दिख रहा है जो, ये तब पॉसिबल है जब एक ही गायनोशियम है, मतलब एक ही जायांग शुरू से थी, उसके अंदर एक ही चेंबर, एक लोक्यूल। दूसरी यहां पर आप देखिए, ये है आपकी स्तंभी, स्तंभी। ठीक है, एक मिनट, ये बंद हो रहा है, एक मिनट चालू कर लेता हूं फिर से। ठीक है, दूसरा है स्तंभी और तीसरा है भित्ति। स्तंभी का मतलब होता है एक्सियल। एक्सियल का मतलब है
कि बीच में एक्सिस में जुड़े हुए हैं और ये एक से ज़्यादा चेंबर है। देखिए 3 चेंबर है, 3 लोक्यूल है। आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में आपको एक बात समानता दिखेगी कि इसके भी बीच में जुड़े हैं और इसके भी बीच में जुड़े हैं, लेकिन इसमें एक ही चेंबर है, इसमें 3 चेंबर है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो ये वाला जो होता है इसको एक्सियल कहते हैं और ये वाला को फ्री सेंट्रल कहते हैं। फ्री सेंट्रल, ये देखिए मुक्त स्तंभी, फ्री सेंट्रल। ये वाला भित्ति है पेराइटल, किनारे किनारे में लगे हैं, देख सकते हैं, है ना। और ये आधारीय है, मतलब ऐसा अंडाशय है तो इसके आधार से ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा आधारीय। इन्हीं को इसमें पढ़ना है अपने को। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडान्यास कहते हैं। बीजांडान्यास सीमांत स्तंभी, भित्ति, आधारी, केंद्रीय, मुक्त स्तंभी प्रकार का होता है। ये सब मैंने यहाँ पर लगाए हैं, देख सकते हैं, सबको मैंने बताया आपको। सीमांत में बीजांडान्यास अंडाशय के अधर C1 के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। तो मतलब ये है कि किनारे किनारे ये प्लेसेंटा बन रही है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ही चेंबर है। अब इसमें बीजांडान्यास अंडाशय के अधर C1 के साथ कटक बनाता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब अधर सरफेस पे, अधर और पृष्ठ दो सरफेस होता है ना, अधर सरफेस पे एक कटक बना है, मतलब जुड़ने का स्थान बना है। कटक मतलब प्लेसेंटा, ध्यान रखेंगे। प्लेसेंटा मतलब जहां से ओव्यूल जुड़ता है, बीजांड जुड़ता है। जैसे ये जुड़ा है, देख सकते हैं, ये जो जुड़ा है ये प्लेसेंटा है, कटक। ठीक है, और ये 2 कतारें बना सकती हैं, जैसे कि मटर में। हालांकि ये 2 कतार क्यों लिखा है ये मेरे समझ में नहीं आया, जबकि ये एक ही कतार में होती है। आप देखें कि मटर में एक ही कतार में ऐसे लाइन से लगी होती हैं। ठीक है, जब बीजांडान्यास अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे होते हैं तब बीजांडान्यास को स्तंभी कहते हैं। ये देखिए, अक्ष पे लगा है और एक से ज्यादा चेंबर है, चेंबर को लोक्यूल कहते हैं या कोष्ठ, बहुकोष्ठीय है, मल्टी लोक्यूलर है, बहुकोष्ठीय, एक से ज्यादा कोष्ठ है, आप देख सकते हैं। यह स्तंभी है। गुल्हड़ में होता है, गुल्हड़ मतलब वही चाइना रोज, लाल फ्लावर, टमाटर, नींबू में भी। भित्ति में किनारे किनारे पेराइटल है लगा हुआ, भित्ति पर परिधि भाग में लगे होते हैं। अंडाशय भले ही एक कोष्ठक होता है, लेकिन शुरू में 3-4 मिल करके ये फ्यूज होके बने हैं और बीच की दीवार घुल गई है। ठीक है, कभी कभी आभासी पट इसमें बन जाता है, जैसे कि सरसों में आभासी पट इसके बीच में बन जाते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली सरसों इसका एग्जाम्पल है ना। आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटेली बोलते हैं। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में जुड़े होते हैं तब पुटी नहीं होते, बल्कि ये मुक्त स्तंभी होते हैं। ये एक से ज्यादा कोष्ठक नहीं है, इसलिए मुक्त स्तंभी। ठीक है, और फिर आधारी, है ना, आधारी मुक्त स्तंभी कहते हैं, जैसे डायंथस में और प्राइमरोस में। और आधारी जैसे बीच आधार में लगा हुआ है, तो इसमें सूरजमुखी, गेंदा, इनमें आपको आधारीय देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं बीजांड ओवरी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फल के बारे में। तो अभी मैंने आपको जो बताया, ऐसे गाइनोशियम या ये जो बताया, इसी से फल बनना है। ये जो अंडाशय है यही फल बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए, फल जो है 2 प्रकार का दिखेगा। जैसे आपको मैंने फल कहा तो आपके दिमाग में क्या आया, या तो आम आया होगा, या एप्पल आया होगा, या अमरूद आया होगा। गूदेदार फल, खाने में मजा आ जाए, वो फल है। ठीक, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मटर भी फल है, चना भी फल है, सरसों का फली भी फल है। अब आप कहेंगे इसमें गुदा कहाँ है, फल कैसे बोल रहे हैं? तो नहीं, एक्चुअली कोई जरूरी नहीं कि फल गूदेदार हो, वो पतली छिलके के रूप में हो सकता है। तो मटर में जो छिलके से फेंक देते हो और सीड को खा लेते हो, वो जो फेंकते हो वो है आपका फल, छिलका। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि जो फल होता है ना, उसका जो वॉल होता है, जितने को अपन फल कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प जो 3 लेयर का बना होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, 3 भागों का वो लेयर बना होता है। इसको समझने के लिए आप आम पे आ जाइए। आम में ऊपर एक छिलका है
वो एपिकार्प है। बीज का गुदा है वो मीजोकार्प है। उसके बाद गुठली मिला आपको, गुठली को ऐसे तोड़ोगे मार के तो ऐसे दो फाली में से निकल आता है, और दो फाली के अंदर जो है एक शीड होता है, दो फाली के अंदर एक शीड होता है। तो जो दो फाली निकला पतला सा, वो होता है एंडोकार्प, वो फ्रूट का पार्ट है। अंदर में एक सॉफ्ट सीड होता है ऐसे किडनी के आकार का, आपने कभी देखा है कि नहीं पता नहीं। तो आम के 3 लेयर मैंने आपको बता दिया, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। वैसे नारियल है, नारियल आप कच्चा नारियल कभी पिए होगे तो ऊपर में चिकना छिलका रहता है, देखना, वो एपिकार्प है। जब नारियल सूख जाता है आपके पास, वो भगवान में चढ़ाने के लिए आता है जो नारियल, उसका वो एपिकार्प निकला हुआ रहता है। मीजोकार्प वो फाइबर वाला पार्ट जो आप बाद में निकालते हो, वो मीजोकार्प है। फिर उसके बाद एक हार्ड पार्ट आता है जिसको तोड़ते हो आप जोर से, वो एंडोकार्प है। फिर जो गोला निकलता है वो शीड है, पूरा गोला जिसको आप खाते हो, उसके अंदर पानी पीते हो, वो गोला पूरा शीड है। और जो पानी पीते हो एंडोस्पर्म है शीड का। मैंने बताया था ना, शीड के अंदर भ्रूण पोष जो होता है एंडोस्पर्म, वो वहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो खाते हो वो सॉलिड एंडोस्पर्म है। और एक छोटा सा एम्ब्रियो भी होता है, कई बार मिला होगा आपको शायद। तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आप समझ रहे होंगे। जैसे मटर, आप कहेंगे मटर के छिलके में बताइए तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प कहाँ पर है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप मटर छील लीजिए, उसका छिलका लीजिए, छिलका साथ में रखिए। छिलके के अंदर साइड से आप निकालिए, एक पतला सा मेम्ब्रेन टाइप का निकलेगा, एक झिल्ली टाइप की पतली सी, वो एंडोकार्प है। सबसे बाहर आप देखिए जो चिकना सा रहेगा वो एपिकार्प है, बीच में थोड़ा सा मोटा टाइप का रहेगा वो मेसोकार्प है। तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों पार्ट आपको फ्रूट में मिलेगा ही। समझ रहे हैं बात को, भले ही वो गुदेदार हो या ना हो, वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फल। ठीक है, फल का बनना पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है, क्योंकि ये जो है फल सिर्फ एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादपों में बनता है, क्योंकि इन्हीं में ओवरी पाई जाती है। इसीलिए इनके जो बीज हैं फल के अंदर बंद हैं, इसलिए इसका हिंदी नाम है आवृत बीजी। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, एंजियोस्पर्म। स्पर्मी मतलब बीज, और एंजियोस का मतलब है ढका हुआ होना, कवर होना। जबकि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी हिंदी में, क्योंकि उसके शीड फल के अंदर नहीं होते, वो खुले रूप में रहते हैं, फल बनते ही नहीं, क्योंकि उनमें ओवरी नहीं बनता, ओवरी नहीं होता, इसलिए अनावृत बीजी। जैसे पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है, नीटम है, इनमें नहीं बनता। ठीक है, यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। ये तो आपको कई बार मैंने अभी बताया। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी या पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं। देखिए, पार्थिनोकार्पिक फल या फ्रूट, जैसे आपने अभी कहा कि अंडाशय के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है जो फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है। निषेचन के बाद वो एम्ब्रियो बन गई है ना, जो ओव्यूल है विजांड वो बीज बन गई, और जो अंडाशय वो फल बन गई। लेकिन मान लो निषेचन नहीं कराया आपने और कोई हार्मोन वगैरह छिड़क करके आपने अंडाशय को विकसित करके फल बना दिया, तो अंडाशय तो विकसित हो जाएगा, फल बन जाएगा, लेकिन जो अंदर का बीजांड है, ओव्यूल है, वो बीज नहीं बनेगी और एम्ब्रियो भी नहीं बनेगी। तो उससे वो फल जो है बीज रहित फल बनती है, बीज रहित फल, उसमें बीज नहीं बनेगी। तो इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। 2 शब्द होता है, एक अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस, और एक होता है अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी। दोनों में अंतर समझ लीजिए कि अगर अंडाणु बिना निषेचन के विकसित होकर एम्ब्रियो बन जाए तो उसे पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। ठीक है, लेकिन अगर बिना निषेचन के फल बन जाए तो फिर उसे अनिषेक फलन कहते हैं। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी 2 अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति यानी पेरिकार्प तथा बीज होते हैं। मैंने अभी पेरिकार्प बताया ना, फल भित्ति कहलाता है हिंदी में, 3 लेयर इसके। फल भित्ति शुष्क अथवा गुदेदार हो सकती है, जिसके बारे में बताया मैंने। फल भित्ति मोटी तथा गुदेदार होती है, तब उसे एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति यानी एपिकार्प कहते हैं। मध्य में मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प, और भीतर की ओर अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प होती है। तो गुदेदार वाले में तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति स्पष्ट रूप से दिखता है।
होते तो पतले वाले छिलके वाले में भी हैं, शुष्क वाले में भी हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखते, मुश्किल से समझ में आएंगे आपको। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अस्थिल यानी ड्रूप कहते हैं। अभी मैंने आम और नारियल दोनों का आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। दोनों को हम लोग ड्रूप टाइप का फल कहते हैं, ड्रूप, ठीक है। ये फल एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा है आप समझिए, एक अंडपी मतलब कि एक पुष्प के अंदर केवल एक जायांग, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी कि आपका हाइपोकाइनस विकसित होते हैं। इनमें एक बीज होता है। आम के फल भित्ति में बाह्य फल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति होती है। मैंने आपको बताया ना कि आम का आप मध्य फल भित्ति खाते हो, मीजोकार्प गुदा, और अंदर का गुठली जो है उसको तोड़ोगे तो ऐसे ऐसे दो फाली निकलेगा, वो अंतः फल भित्ति है, एंडोकार्प, और बाहर का छिलका बाह्य फल भित्ति। तो ये बहुत बार पूछा है कि आम के फल की किस भाग को खाते हैं, तो हम उसके खाते हैं मध्य फल भित्ति को, मीजोकार्प को। लेकिन नारियल में क्या खाते हो, नारियल में आप शीड खाते हो, उसके फल का कोई हिस्सा नहीं खाते। फल तो आप निकाल देते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तोड़ के निकाल देते हो, उसको नहीं खाते आप, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि फल हमेशा खाने लायक हो। ये देखिए, ये दोनों का बढ़िया फोटो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये छिलका है, बीच का गुदा आप खाते हो, फिर एक गुठली जो चारों तरफ से तोड़ के निकालते हो, फिर बीच में ऐसा ये किडनी के आकार का एक आपको बीज मिलेगा, ठीक है। और ये नारियल का भी मैंने आपको बताया क्या क्या है। बाहर का चिकना छिलका एपिकार्प होता है, बीच का फाइबर वाला जो निकालते हो आप वो मीजोकार्प होता है, और जिसको तोड़ते हो मजबूत वो होता है एंडोकार्प, यानी तोड़ के सब निकाल दिया आपने फल को। जो निकला गोला वो शीड है, और गोले के अंदर जो पानी होता है वो उसका शीड का एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब है बीज, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा बीज बनता है ओव्यूल से, ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष, एक या दो बीज पत्र होते हैं। देखिए इनको मैं ठीक से बता देता हूं आपको, ये ठीक से इसमें छपा नहीं है, मैं आपको ठीक से बताता हूं। देखिए ये बीज है, ठीक है, ये बीज। जनरली बीज के निचले हिस्से में एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल आपके बीजांड में भी था, जहां से पानी अंदर घुस सकता है, यहाँ पर वहां पर पॉलन ट्यूब घुसा था। बीज आवरण दो होते हैं, बाह्य बीज आवरण टेस्टा और अंतः टेगमेन, दो होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, टेस्टा और टेगमेन, टेगमेन, ठीक है। टेस्टा और टेगमेन दो बीज आवरण होते हैं। अंदर में भ्रूण होता है। अगर द्विबीजपत्री है तो दो बीज पत्र दिख रहे हैं। यहाँ पर एक जो है एक मूलांकुर नीचे में होता है और एक प्रांकुर होता है। प्रांकुर से तना बनता है जिसको प्लूमुल कहते हैं, और मूलांकुर से मूल बनता है जिसको रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाह्य परत को बीजावरण या शीट कोट कहते हैं। दो लेयर होती है, बाहरी को बीज चोल यानी टेस्टा और अंतः को टेगमेन कहते हैं। टेस्टा और टेगमेन, बीज चोल और टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक क्षत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। इसे नाभिका कहते हैं, प्लेसेंटा कह सकते हो, ठीक है। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल से पानी अंदर घुसता है, और जब निषेचन हुआ था तो पॉलन ट्यूब अंदर घुसा था इससे, ठीक है। फीमेल की वेजाइना जैसा चीज है ये, जिसे पॉलन ट्यूब अंदर जाता है। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। तो भ्रूण इतना आसानी से दिखता नहीं है। आपको भ्रूण देखना है तो लोटस, अभी जिसका फोटो मैंने आपको दिखाया ना, उसका शीड ऐसे खोलोगे तो हरे रंग का एक एम्ब्रियो निकलता है उसके अंदर से, कड़वा रहता है टेस्ट में, उसको निकाल के खाते हैं, वो भ्रूण है, ठीक है। भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष
और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। ठीक है, तो 2 बीज पत्र हैं और ऐसा एक अक्ष होता है, इसको अपन भ्रूण अक्ष कहते हैं। ठीक है, भ्रूण अक्ष कहते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। ये जो 2 बीज पत्र हैं इसमें भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, जैसे चना है, मटर है, इसमें, क्योंकि ये भ्रूण पोष के भोजन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर भर लेते हैं, अवशोषित करके, इसलिए इसके अंदर मिलेंगे वो। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। देखिए, ये प्रांकुर ऊपरी भाग है जिसको प्लुमुल कहते हैं। ठीक है, प्लुमुल, और निचले भाग को मूलांकुर यानी रेडिकल कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है, देखिए, प्रांकुर का मतलब होता है जब एम्ब्रियो विकसित होकर पौधा बनेगा तो प्रांकुर से तना बनेगा और मूलांकुर से मूल यानी कि जड़ बनेगी। उसी जड़ को सत्य जड़ कहते हैं। ठीक है, ऐसा है। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा आगे चल के आपको, जब मैं आपको पादप प्रजनन पढ़ाऊंगा, 12वीं क्लास का है। अगर अभी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी होते हैं, जबकि अरंड में है गूदेदार होता है भ्रूणपोषी। देखिए, जैसे कि मान लो ये शीड है, ठीक है, ये शीड है, इसमें ये एम्ब्रियो है और ये भ्रूणपोष भरा है। मान लो भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म भोजन। तो ज्यादातर में द्विबीजपत्री में क्या होता है कि जो बीज पत्र है यही भोजन को अवशोषित करके अपने अंदर भर लेते हैं और खुद इसमें ऐसे बड़े हो जाते हैं। अब बड़े हो जाने के कारण से भ्रूणपोष लगभग खत्म हो जाता है और सारा पोषण इनके अंदर एक बड़े से मोटे बीज पत्रों के अंदर भर जाते हैं। तो ऐसे में भ्रूणपोष खत्म हो जाता है तो अभ्रूणपोषी कहलाते हैं, क्योंकि भोजन इसके अंदर भर गए। जबकि अरंडी में, कैस्टर जिसको कहते हैं, इसमें भ्रूणपोष बना रहता है, उसको अवशोषित करके अपने अंदर नहीं भरता है। ठीक है, ऐसा है। अब है एक बीजपत्री बीज की संरचना। देखिए, ये एक बीजपत्री है, इसमें जनरली बीजावरण जो है एक ही लेयर का बना होता है, एक ही लेयर होता है, एक ही परत होती है, इसलिए इसमें टेस्टा टेगमेन अलग अलग नाम नहीं रखते हैं। ठीक है, और फिर अंदर में भ्रूणपोष आपको मिलेगा, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, जिसके किनारे के लेयर को हम कहते हैं एल्यूरान। एल्यूरान प्रोटीन का लेयर है भ्रूणपोष लेकिन प्रोटीन, और जनरली जो भ्रूणपोष का मेजर पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद यहाँ पर एम्ब्रियो अगर आप देखें तो एम्ब्रियो में आप देखिए कि ये एम्ब्रियो का ये वाला जो हिस्सा है ऐसा करके बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ये ऐसा हिस्सा, एक मिनट, ये ऐसा करके ना, ये वाला हिस्सा जो है इसका एक बीजपत्र है। ठीक है, और ये पूरा भ्रूण है, और यहां पर आप देखिए प्रांकुर है जिससे तना बनता है, और इधर आपका मूलांकुर है जिससे मूल बनेगा। अब प्रांकुल के ऊपर एक प्रांकुल चोल होता है और मूलांकुर के नीचे मूलांकुर चोल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है इसको? इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, ठीक है, जो इसको ढक के रखता है, और इसको कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो इसको ढक के रखता है, चोल मतलब आवरण। तो चूंकि इसमें केवल एक, ये स्क्यूटेलम नाम का केवल एक बीज पत्र होता है, इसलिए इसको हम एक बीजपत्री बीज मानते हैं। मक्का, चना, मक्का, चावल, गेहूं, इनमें मिलता है। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें भ्रूणपोष बना हुआ है। आप देख सकते हैं भ्रूणपोष इसमें बना हुआ है। इसे किनारे का लेयर एलुरान कहलाता है। ये भ्रूणपोष का ही लेयर है एलुरान। ये प्रोटीन होता है जनरली। ठीक है, कुछ उसमें अभ्रूणपोषी भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्किड। सबसे छोटे बीज ऑर्किड के होते हैं, दिखते नहीं है, इतने छोटे बीज है, उसमें है ही नहीं भ्रूणपोष। मक्का में बीज आवरण झिल्लीदार फल भित्ति से संलग्नित होता है, मतलब फल भित्ति जुड़ा होता है मक्के में। ठीक है, मक्का जो आप खाते हो ना पूरा ऐसे, वो एक्चुअली एक एक फ्रूट है, वो फ्रूट है एक एक।
जो बीज टाइप का खाते हो आप, तो उससे फ्रूट और बीज अलग अलग समझ में नहीं आता। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। स्थूल मतलब बड़ा साइज का होता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एलुरान सतह कहते हैं। ठीक है, बाहरी भित्ति के बीच में एक एलुरान होता है, प्रोटीन का सतह, मैंने कहा ना एलुरान उसी का है, लेकिन वो भी पार्ट। भ्रूण आकार में छोटा होता है, या भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीज पत्र होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं। मैंने कहा ना इसके बीज पत्र को स्क्यूटेलम कहते हैं, है ना। एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर के और मूलांकुर के ऊपर जो है प्रांकुल चोल यानी कि कोलियोप्टाइल और मूलांकुर चोल यानी कोलियोराइजा इनको कवर करते हैं। यही चीज मैंने अभी आपको बताया है। और ये बीज की संरचना है, आप देख सकते हैं भ्रूणपोष दिख रहा है और ये भ्रूण है एक, है ना, ये भ्रूण की डिटेल संरचना है ये। ठीक है, ये वाला इतना ठीक है। अब ये पुष्पीय सूत्र वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं और पुष्प चित्र कैसे बनाते हैं, इसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।